दोस्तों, करंट अफेयर की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाया हूं करंट अफेयर की एपिसोड नंबर 2। मैंने एपिसोड 1 में इसे पढ़ा दिया हुआ है और मैं वही एग्जैक्टली क्वेश्चन को ला रहा हूं जो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। अभी मैं लाया हूँ 9 क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा 50। ठीक है, लाया हूँ तो बहुत कम, लेकिन मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा बताने वाला हूँ। तो आप मेरा क्लास में आप बने रहें और चलिए बिना किसी देरी की इस एपिसोड की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 2022 में आईआईसी बेंगलुरु ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया। सबसे पहले मैं बता दूं कि आईआईएससी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है, उसका नाम है परम परवेगा। क्या नाम है उसका? परम परवेगा। मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे, उसका नाम है परम परवेगा नाम है। ठीक है, अच्छा, जो परम परवेगा है ना, ये भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान का, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि परम परवेगा है वो भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, कौन? परम परवेगा। अच्छा, सुपर कंप्यूटर के कंप्यूटिंग क्षमता को पेटाफ्लॉप में मापा जाता है। किस चीज़ में? पेटाफ्लॉप में मापा जाता है, पेटाफ्लॉप में मापा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि परम परवेगा का पेटाफ्लॉप कितना है तो आपका आंसर होगा 3.3 होगा। ठीक है, बस यही है, इसे मिटाता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पे आया था, तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा राज्य शामिल है। ठीक है, तो पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 जून 2021 को किया गया था। ठीक है, इसमें 6 राज्यों के 116 जिलों को कवर किया गया था 125 दिन में। ठीक है, अब वो कौन कौन से 6 राज्य हैं तो देख लीजिए। एक हो जाएगा बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड और एक है दोस्तों उड़ीसा। दोस्तों, इस उड़ीसा को पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में इस उड़ीसा का नाम बदलकर कर दिया गया ओडिशा। ठीक है, तो मैं कौन कौन सा राज्य बताया? बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में कौन सा चक्रवात आया था। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि 2022 में कौन सा चक्रवात आया था। मैं आज आपको बताऊंगा कि 2021 में कौन कौन सा चक्रवात आया था और कौन कौन से राज्य को प्रभावित किया था। ठीक है, और 2023 में क्या कोई लेटेस्ट चक्रवात आया है कि नहीं। चलिए मैं लिखते जाता हूँ। तो 2022 में दोस्तों मैं 3 चक्रवात के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक है आसानी, ठीक है, जो आया था मई 2022 में आया था। अच्छा, ये किसे किसे प्रभावित किया था? तो ये तमिलनाडु, मैं इसे पेन चेंज करके लिखता हूँ, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, उड़ीसा और अंडमान निकोबार को प्रभावित किया था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि आसानी नामक जो चक्रवात आया था, तूफान आया था, वो कौन कौन से राज्य को प्रभावित किया था। तो भयंकर बवाल मचा दिया था यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा दोस्तों आया था, उसका नाम था साइक्लोन, CYCLON, साइक्लोन सीतरंग। ये आया था अक्टूबर 2022 में आया था। कब? अक्टूबर 2022 में आया था। ये जो है वो राजस्थान, असम और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को भी प्रभावित किया था। ठीक है, तो पहला मैंने बताया आपको आसानी, जो मई 2022 में आया था, ये तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा और निकोबार को प्रभावित किया था। और एक था दोस्तों साइक्लोन सीतरंग, जो आया था अक्टूबर 2022 में, ये राजस्थान, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया था। एक और है, इसका नाम है साइक्लोन मेंडमस। क्या? साइक्लोन मेंडमस। ये आया था दिसंबर 2022 में। कब? दिसंबर 2022 में आया था। ये चेन्नई और अंडमान निकोबार के जो आइलैंड है ना, ये उसे
प्रभावित किया था। किसे किसे? चेन्नई और अंडमान निकोबार की आइलैंड को, आइलैंड ऑफ निकोबार। ठीक है, ये हो गया 2022 का। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2021 में कौन कौन सा चक्रवात आया था और किसे प्रभावित किया था। चलिए, 2021 में आया था ताउते, यास और जावद। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे। ताउते ये आया था दोस्तों मई 2021 में। ठीक है, अच्छा ये कौन सा आया था? ये बंगाल की खाड़ी से आया था कि अरब सागर से आया था? तो आपका आंसर होगा अरब सागर, अरब सागर से आया था। ठीक है दोस्तों, एक आया था यास, ये भी मई 2021 में आया था बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से आया था। ठीक है, एक है दोस्तों जावद, JAWAD, जावद, ये भी आया था 2021 में आया था, अप्रैल 2021, सॉरी दोस्तों मंथ पता नहीं कौन सा है, लेकिन ये भी 2021 में आया था। ये भी आया था दोस्तों बंगाल की खाड़ी से ही आया था। ठीक है, ये हो गया 2021 का हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ लेटेस्ट 2023 में कौन सा तूफान आया था। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ। पहले 2023 के बारे में मैं लिखता हूँ कि 2023 में कौन सा आया था। तो 2023 में जो आया था उसका नाम था साइक्लोन बिपरजॉय। क्या? साइक्लोन बिपरजॉय। ये कब आया था? ये अभी हाल ही में आया है, 2023 में, जून 2023 में आया था। ठीक है, कहाँ से? तो अरब सागर से आया था। तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन से आपको सारा फैक्ट मैंने बता दिया कि कौन सा चक्रवात, कौन सा तूफान, कौन सा सागर से आया था, कब आया था और कौन कौन से तटीय राज्य के सीमाओं को प्रभावित किया था। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया था। तो 2019 में कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए दोस्तों कि 2020 में कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए आरोग्य सेतु नामक एक ऐप को लॉन्च किया गया था। शायद आप सभी ने इसे इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, कौन सा ऐप? तो आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु नामक ऐप को लॉन्च किया गया था। कब? तो 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखते सब चला जाता हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो आरोग्य सेतु है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डिजाइन, विकसित व होस्ट किया गया था। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा IIT कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में IIT हैदराबाद बीटेक शुरू करने वाला ये पूरा दुनिया का तीसरा संस्थान बन गया है और ये भारत का पहला संस्थान है। इसका आंसर क्या होगा? IIT हैदराबाद। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका उद्देश्य क्या है। IIT हैदराबाद इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला ये पूरा दुनिया का तीसरा संस्थान और भारत का पहला संस्थान बना हुआ है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स को इस क्षेत्र से जुड़े हर आधुनिक जानकारी को प्रदान किया जाए। क्या? कि स्टूडेंट्स को इस क्षेत्र से जुड़े हर आधुनिक जानकारी को प्रदान करा जाए और इसके अलावा
स्टूडेंट्स को नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और उससे संबंधित इनोवेशन में सक्षम बनाया जाए। जैसे मान के चलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी भी प्रकार का इन्वेंशन करना हो, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार करना हो, तो उसके लिए उसे सक्षम बनाया जाएगा। अच्छा, अब इसमें सवाल है कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कोर्स क्या भारत में ही कराया जाता है? तो नहीं, इसका कोर्स अमेरिका में कराया जाता है। अगर पूछा जाए कि अमेरिका में कहाँ कराया जाता है, तो अमेरिका में 2 यूनिवर्सिटी में कराया जाता है। एक यूनिवर्सिटी का नाम है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। क्या? कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, ठीक है। और एक का नाम है दोस्तों मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने इसे कहीं से भी उठा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में CDS कौन था? तो CDS का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के लिए जो नरेंद्र मोदी हैं, इसे लोकसभा में 2019 में लाया था और 2020 में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो इसका गठन जब किया गया तो उस समय इसके बन गए CDS कौन? जनरल बिपिन रावत जी बन गए। कौन? जनरल बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 2020 में कौन था? मैं आपको एग्जैक्टली पूरा बताता हूँ। इनका कार्यकाल चला 1 जनवरी 2020 से, और किसी दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत और इनकी पत्नी समेत मारे गए 8 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर 2021 को जब ये मारे गए किसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो ये पद तो रिक्त हो गया। तो अभी वर्तमान में कौन है? तो अनिल चौहान है, जनरल अनिल चौहान। अगर इनका कार्यकाल पूछा जाए तो इनका कार्यकाल है 30 सितंबर 2022 से वर्तमान तक, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे वर्ष 2020 का 30वां GD बिड़ला पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, तो दिया गया सुमन चक्रवर्ती को। GD बिड़ला पुरस्कार दिया गया सुमन चक्रवर्ती को, सुमन चक्रवर्ती को दिया गया। अब मैं बताता हूँ कि GD बिड़ला पुरस्कार कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है। तो GD बिड़ला पुरस्कार 1991 से के बिड़ला समूह के संस्थापक धनश्याम दास बिड़ला को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। के जो ये किन्हें, तो धनश्याम दास बिड़ला को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था GD बिड़ला पुरस्कार। अच्छा, पिछले 5 साल में उत्कृष्ट कार्य करना हो उसे, कि जो भारतीय वैज्ञानिक पिछले 5 साल में उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन्हें ही यह पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम हो, ठीक है। उम्र कितना होना चाहिए? 50 वर्ष से कम होना चाहिए, 50 वर्ष से कम होना चाहिए। और ये कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? तो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। किसे? भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो आपका आंसर होगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। क्या? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इस शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का शुरुआत किया गया था 1958 में। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं कि GD बिड़ला पुरस्कार में कितने राशि प्रदान की जाती है? तो 5 लाख रुपये का राशि प्रदान किया जाता है। राशि कितना होगा? तो 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपया नकद मिलेगा, ठीक है।
और साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान मैंने क्या बताया, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। देखिए करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है, 2019, 2020, 2021, 2022 से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो दोस्तों दिया गया CN राव को दिया गया। अच्छा, CN राव, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। अगर पूछा जाए कि भारत रत्न कब मिला, तो इसके भारत रत्न मिला 4 फरवरी 2014 को मिला। ठीक है, अच्छा ये जो अक्षय ये जो है ना एनी पुरस्कार की जो है ये एनी पुरस्कार, ये ऊर्जा अनुसंधान में या तो कि ऊर्जा भंडारण का इसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किसे, एनी पुरस्कार। अच्छा, अगर पूछा जाए कि किसके किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है, तो ये है वो इतालवी तेल कंपनी, और ये जो एनी पुरस्कार एक गैस कंपनी है उसके द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। और किसे दिया गया, तो CN राव जी को दिया गया। इसे भारत रत्न भी दिया गया है, कब, तो 2014 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो NHAI ने किस NH पर यानी कि किस नेशनल हाईवे पर 5 दिन में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया। तो कौन सा NH पर, इसका आंसर होगा NH 53 पर, अर्थात NH 53 अगर पूछे जाए कि कहाँ है, तो महाराष्ट्र आपका आंसर होगा। ठीक है, तो NH 53 पर ये जो है NHAI ने 5 दिन में 75 किलोमीटर का रोड का विस्तार करवा दिया। इसके लिए उन्होंने 720 कर्मचारियों को लगाया गया। कितना कर्मचारी को, 720 कर्मचारी को लगाया गया। अगर पूछा जाए कि कितना घंटा लगा, तो इसमें 105 घंटे और 33 मिनट लगा। अगर पूछा जाए कि इस कार्य का शुरुआत कब किया गया, तो इस कार्य का शुरुआत किया गया 3 जून को सुबह 7:27 पे, और इसे ख़त्म किया गया 7 जून को शाम को 5 बजे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टार्ट कब किया गया, 3 जून को सुबह 7:27 पे, और ख़त्म हुआ 7 जून को शाम 5 बजे। ठीक है, ये तो हो गया। अगर इसमें पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा NH 44, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 3547 किलोमीटर है। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। अच्छा, अगर इसी में पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है, तो आपका आंसर होगा NH 27। क्या, NH 27, इसकी लंबाई महज 3507 किलोमीटर है। अच्छा, पहले NH 44 को NH 7 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो अभी भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो आपका आंसर होगा NH 47A। क्या, नेशनल हाईवे 47A, महज इसकी लंबाई 5.9 किलोमीटर है। तो दोस्तों मेरा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी थैंक यू।